हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेलकम टू श्रावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने रसायन की भाषा एवं ज्ञान पर अध्ययन किया, जो हमारे मूलभूत तथ्यों से संबंधित है। स्टार्टिंग से हमने विभिन्न प्रकार से एलिमेंट, एटम, मैटर, मटेरियल, सब्सटेंस एंड वैलेंसी, नेम ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में अध्ययन किया। इसी में हल्का सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रेडिकल का मतलब जो आयन के रूप में मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताया। लेकिन विशेष रूप से यहाँ जैसे एसीटेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और वो ग्रुप में पाए जाते हैं, तो उनको विशेष रूप से हम रेडिकल की संख्या देखते हैं। बाकी वैलेंसी से हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है, सिल्वर है, मोनोवैलेंट है। अब वहाँ पे हल्का सा आपको ये भी ध्यान रखना कि धातु कौन कौन से होती है। सब ना, कॉपर है, लिथियम है, मर्क्यूरस है, पोटेशियम है, चांदी है, सोडियम है, ये धातु है। अधातु की बात आती है तो हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। रेडिकल की बात आती है एसीटेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड। बाई में ट्राई में कुछ जो ट्राइवेलेंट थे, वहां एंटीमनी +3, आर्सेनिक +3, इसको बोलते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक। तो ये ट्राइवेलेंट है। तो आप उस टेबल में एल्यूमिनियम, क्रोमियम और फेरिक हमने कल बता दिया था, लेकिन ये दो और आप इसमें ऐड कर लें टेबल में। इसके पश्चात हमने कुछ फार्मूले 19 या 20 फार्मूले हमने लिखे थे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होता है वो दैनिक जीवन में विज्ञान रहता है कि हमें किसी भी प्रकार से, चाहे व्यापारिक नाम हो, चाहे रासायनिक नाम हो, उससे पूछा जा सकता है। तो वास्तव में जो फॉर्मूले हमें दिमाग में रहने चाहिए, वो जैसे नौसादर, बहुत सी जगह यहाँ व्यापारिक नाम होंगे, व्यापारिक की तरफ लिख देंगे। यहाँ रासायनिक नाम, और उसके आगे सूत्र, रासायनिक सूत्र। अब नौसादर व्यापारिक नाम। बाजार में हम जाएंगे और उससे कहेंगे कि आप अमोनियम क्लोराइड दो, तो यदि वो समझ पढ़ा लिखा है तो देगा, बाकी नॉर्मली व्यापारी जो है यहाँ पे उसका है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl। यहाँ भी आप देखते हैं अमोनियम मोनोवैलेंट है, क्लोराइड मोनोवैलेंट है, तो नौसादर का रासायनिक नाम जो है अमोनियम क्लोराइड, सूत्र है NH4Cl। नेक्स्ट है कपूर। फॉर्मूला है C10H64। तो आप देखिए इसको हम कपूर के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास आता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट। HNO3 और इधर नाइट्रिक अम्ल।
जिसे हम सोरे का अम्ल भी बोलते हैं, सोरे का। बाजार में इसको सोरे का अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर आता है कलमी सोरा। आयुर्वेद में कभी दवाई के उद्देश्य से वेद बताता है कि आप कलमी सोरा, विशेष रूप से यूनानी चिकित्सा में मैं बहुत सी बार टीवी पे देखता रहता हूँ, जो सुलेमान है तो वो बताते रहते कलमी सोरा इसके साथ मिला लीजिए। तो बहुत सी बार अपन सोचते कलमी सोरा क्या होता है, और बाजार में आपने जाके बताया तो कलमी सोरा के नाम से आपका पोटेशियम नाइट्रेट दो में, तो उनको पता नहीं होता है कि कलमी सोरा क्या होता है और पोटेशियम। तो इसलिए हमें व्यापारिक नाम ध्यान होना चाहिए कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कलमी सोरा होता है, KNO3। तो इस प्रकार से व्यापारिक नाम भी हमें आने चाहिए, और दैनिक जीवन विज्ञान ही हमारा उद्देश्य है। फिर है सोडियम कार्बोनेट, जिसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। सोडा बोलते हैं धावन सोडा, क्योंकि धोता है, धोने वाला है, इसलिए धावन सोडा नाम है इसका रासायनिक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ Na2CO3.10H2 क्रिस्टलन जेल पाया जाता है इसमें। क्यों आप देखते हैं बिल्कुल जब अपन हाथ में लेते हो तो चिपक जाता है, चम्मच से भी उसको आप लेंगे तो चम्मच पे वो चिपक जाता है, यानी कि उसमें क्रिस्टलन जेल की मात्रा पाई जाती है। जैसे आपको पूर्ण बताया कि नीला तोता में 0.5H2 होता है CuSO4, हरा कशिश में FeSO4 0.7H2 होता है, और पोटास एलम में तो 24H2 होता है, 24 जो है क्रिस्टलन मात्रा पाई जाती है। इसके पश्चात आता है मीठा सोडा। अपन कपड़े धोने की बात करते हैं तो मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। इसको रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला है NaHCO3, क्योंकि बाइकार्बोनेट मोनोवैलेंट, सोडियम इज ऑल्सो मोनोवैलेंट, तो इस प्रकार से ये व्यापारिक नाम जिन जिन के अपने को है और रासायनिक नाम है और अपने फॉर्मूले हैं, कि ये फॉर्मूले इसके आगे अपन तो आपने देखा कि हमने ये फॉर्मूले लिखे। इसके आगे अपन चलते हैं नमक का तेजाब, व्यापारिक नाम है नमक का। हम अपने पर गए नमक के तेजाब को लिखे, रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मूला होगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन नमक के तेजाब से आपको पूछा जाता है तो आपको नाम याद होना चाहिए। फिर आता है सल्फ्यूरिक व्यापारिक नाम, सॉरी व्यापारिक नाम। अब यहां आएगा व्यापारिक अम्ल। जो ये नाम आता है, ये नाम यहाँ पे व्यापारिक है और यहाँ व्यापारिक अम्ल है। तो व्यापारिक अम्ल का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसे व्यापारिक अम्ल, क्योंकि सर्वाधिक रूप से हमारी जितनी भी डाइंग इंडस्ट्रीज है, अदर इंडस्ट्रीज है, बैटरी इंडस्ट्रीज है, उन सब में ये अम्ल आता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को व्यापारिक अम्ल का नाम दिया गया है, वो व्यापारिक नाम है।
फिर आता है नाइट्रिक अम्ल, जो बता दिया गया आपको, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको बाजार में सिरका के नाम से जानते हैं, सिरका, और यहाँ पर आएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये हो गया सिरका। आप देखिए विनेगर जिसे अपन बोलते हैं अंग्रेजी में, कि बहुत सारी चीजों में इनका नाम जो है इस प्रकार से लिया जाता है। फिर है बेंजीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड C6H6, फिनॉल, इनको दोनों से बाजार में भी इसी नाम से जानते हैं और वहां पे भी फिनॉल, C6H5OH। फिर है नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन। इधर भी फिनॉल को फिनॉल ही बोलते हैं, बाजार में भी इस पर लिखा रहता है, पैकेट रहता है, और फिनॉल बेंजीन इसी नाम से उनको जाना जाता है। ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो फ्रक्टोज होगा तो C6H12O5 हो जाएगा। ग्लूकोज के बाद नॉर्मल में फ्रक्टोज का भी लिख लीजिए, फ्रक्टोज C6H12O5। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। फिर अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन, मीथेन CH4, एथेन C2H6 हो जाएगा, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20, और डीकेन यदि आप लिखते हैं तो C10H20। इस प्रकार से एक प्रकार की ये हाइड्रोकार्बन की गिनती भी है जिसे हमें याद रखना चाहिए। और बहुत से और फॉर्मूले पूछ रहे थे, प्रोपेन का क्या है, ब्यूटेन का क्या है, हेक्सेन का क्या है। हमने दोनों काम किए कि इसके साथ साथ हमें इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा हट करके है कि एथिलीन, जो फलों को पकाने वाली गैस है, एथिलीन C2H4। फिर आता है एसिटिलीन, जो वेल्डिंग वगैरह में काम आती है, आप देखते हैं, C2H2। तो ये भी आपको साइड में हाइड्रोकार्बन में याद रखिए कि पूछी जाती है। फिर आता है फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्यों? ऑक्साइड की दो है, फेरिक की तीन होती है वैलेंसी, तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, तो यहाँ पे FeO हो गया। इस प्रकार से फॉर्मूलों की कोई सीमा नहीं होती है, विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले अपन जो है
देखते रहते हैं और उनको बनाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में फॉर्मूले जो है दिन प्रतिदिन अपन समय समय पर और बीच बीच में इनको ऐड करते चले। दो बातों पे महत्वपूर्ण अपन ने ध्यान दिया कि इधर था परमाणु क्रमांक और इधर था परमाणु भार। जब हम परमाणु भार वाली बात कर लेते हैं कि कुछ यौगिकों के परमाणु भार से हम अणुभार कैसे निकालते हैं, मैं बताऊं जैसे जल का अणुभार हमें ज्ञात करना है। अब सर्वप्रथम तो कि जल का सूत्र होता है H2O। अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार तो है 1, 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु तो 1 है और उसका परमाणु भार होता है 16, तो इसलिए हाइड्रोजन जल का जो अणुभार है वो कितना होता है 18 होता है। बहुत इजी रहेंगे यदि हमें परमाणु भार याद है। इसी प्रकार से हमें HCl दूसरा निकालना है, HCl। आप देखिए HCl में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36.5 अणुभार होगा HCl का 36.5। तीसरा हमें बाय द वे H2SO4 का निकालना है, तो आप देखिए H2SO4 1 into 2 प्लस S का 32 प्लस 16 into 4। अब आप देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64 98, ये 98 जो है वो H2SO4 का अणुभार होगा। H2SO4 इस प्रकार से हम किसी का भी यदि आपको NH3 का निकालना है, अमोनिया जिसे बोलते हैं, नाइट्रोजन का 14 प्लस H का 1 into 3 तो ये हो जाएगा 17। तो NH3 का जो अणुभार है वो 17 होगा। आपको यदि H2CO2 का निकालना है तो CO2 में यहाँ 12 प्लस 2 into 16 है ना, तो 12 प्लस 32 44, तो CO2 का अणुभार 44 होगा। इस प्रकार से यदि आपको H2S का निकालना है तो H2S 1 into 2 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 34, तो H2S का 34 होगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे यौगिकों का अणुभार निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछा जाए दैनिक जीवन में रसायन की बात आती है तो वहाँ साबुन, सीमेंट, अपमार्जक विभिन्न प्रकार से उनके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। तो अपन साबुन की जब बात करते हैं तो साबुन में बहुत सी बार होता है कि कपड़े धोने की साबुन चाहिए, नहाने की साबुन चाहिए, या आपको दाढ़ी बनाने की शेविंग क्रीम चाहिए या कलर चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जानकारी होनी चाहिए कि साबुन में जो फॉर्मूले होते हैं, निर्माण होता है, या पारदर्शक साबुन बनानी है तो हमें कैसे, क्योंकि वो दैनिक जीवन में और बहुत से लोग घरों पे साबुन बनाते हैं तो बनानी भी चाहिए। तो वास्तव में साबुन वसा प्लस कास्टिक सोडा जब क्रिया करता है तो इधर साबुन बनता है और ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। अब जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि वसा हमारा किस रूप में होता है तो आप देखिए C3H5OC, अपन अलग अलग रूप से इसको लिख सकते हैं। OC17H35COO, इसको 3 से, और CO पहले आ चुका है, प्लस NOH। जब इससे अपन क्रिया करते हैं तो उससे जो है C17H35COONA आएगा। तो ये C17H35COONA यानी सोडा साबुन बन रही है तो सोडियम से उसका संबंध होगा, और जो ग्लिसरॉल है C3H5
C3H5OH होल थ्राइस, यानी कि जो अल्कोहल का पार्ट है उसको 3 से कर दो, अलग अलग है, तो ये हमें प्राप्त हो जाती है इस ग्लिसरीन। तो ये साबुन की नॉर्मल विधि है। अब यहाँ आता है कि साबुन अलग अलग रूप से हमें प्राप्त करनी है कि आपको पोटेशियम वाली चाहिए, सोडियम वाली चाहिए, एल्यूमिनियम वाली चाहिए या जिंक से रिलेटेड। ये कॉमन बनने के पश्चात फॉर्मूला हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो वास्तव में सोडियम में आपको C17H35COONA, इसको सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा है। दूसरे में यदि पोटेशियम है तो यहाँ पे C17H35COOK आ जाएगा और इसको बोलेंगे पोटेशियम स्टीरेट, पोटेशियम स्टीरेट। यदि जिंक है तो यहाँ पे जिंक स्टीरेट हो जाएगा, जिंक स्टीरेट हो जाएगा, जिंक स्टीरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी C17H35COO का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि मोनोवैलेंट है और जिंक क्या है, बाईवैलेंट है, जिंक क्या बाईवैलेंट है। इसके बाद यदि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में C17H35COO का थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। चौथा एल्यूमिनियम। इस प्रकार से अलग अलग धातु से यदि हमें साबुन बनानी है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, तो आप देखिए कि जो सोडियम से बनता है वो कठोर होता है, अपन कपड़े और फर्श धोने काम लेते हैं, और जो पोटेशियम से होता है वो मुलायम होता है, उसमें आपको लिक्विड साबुन है, दाढ़ी बनाने की क्रीम है। और जो जिंक होता है वो अघुलनशील होता है और उसके जो है अपन उसको कुछ बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए काम लेते हैं। और एल्यूमिनियम होता है वो अघुलनशील होता है, रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के जो प्रयोग अपन करते हैं उसमें एल्यूमिनियम वाली साबुन यूज होती है। तो इस प्रकार से साबुन की जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसके आधार पर अपन जिंक से मुख का पाउडर बनता है और उसको पारदर्शक साबुन बनानी हो तो एल्कोहल में उसको विलय करते हैं। एल्कोहल में विलय करने से ट्रांसपेरेंट, आप बहुत से पीएस वगैरह साबुन देखते हैं कि वो काफी ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाती है, तो उनको एल्कोहल में डाला जाता है। साबुन को पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट, जो मेन साबुन है उसको अल्कोहल में विलय करते हैं, अल्कोहल C2H5O। उससे क्या होगा, निष्पन्द होगा, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं, और निष्पन्द के फलस्वरूप हमें वो जो है वाष्पित करके हम पारदर्शक साबुन बना लेते हैं। जो ही उसमें अल्कोहल को आप विलय करेंगे तो उसके वाष्पन के माध्यम से हमें जो है वो साबुन मिल जाएगा। अब बहुत सी बार क्या होता है, साबुन के अलग रूप होते हैं कि जैसे स्टेरिक जो साबुन होता है वो बकरी की चर्बी से बनता है, पामीटिक जो साबुन होता है वो ताड़ के तेल से बनता है। फॉर्मूले होते हैं C17H35, अलग अलग उसमें चेंज होता है। स्टेरिक साबुन है तो C17H35COOH, पामीटिक है तो वहाँ 37 हो जाता है, ऑलिक में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं, लॉरिक में 23 रह जाते हैं, और मेरिस्टिक जो होता है नारियल तेल से जो बनती है उसमें 27 रह जाते हैं, और कार्बन के जो है 13 हो जाते हैं, C17H5। तो इस प्रकार से अलग अलग साबुनों के बारे में भी अपन और जब कभी एक साथ फॉर्मूले की बात आती है, लेकिन अभी जानकारी दैनिक जीवन में विज्ञान को हम कैसे। अब अगली बात हम करते हैं अणुभार के बाद आता है कि इनके परमाणु भार से हम कैसे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत सी बार पूछा जाता है और इसीलिए हमने जोर दिया था कि इनको क्रम से अपने को लर्न करना है। हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। क्योंकि हमें कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो हमें परमाणु की संरचना के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक होती है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और नाभिक के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है मोस्टली, केवल न्यूट्रॉन की संख्या बदलती जाती है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, समस्थानिक और समभारिक। यहां मैंने इसलिए बताया कि अपन ये KLMN जो ऊर्जा स्तर होते हैं और SPDF जो कोष होते हैं उनमें किस प्रकार से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, 18 और 32 ये हमारा क्रम रहता है कि जो एस कक्ष है, चाहे वो पहले का एस है, चाहे दूसरे का एस है, चाहे तीसरे का एस है, चाहे चौथे कक्ष का एस कक्ष है, उनमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। फी जो है उसमें 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। तीसरा जो कक्ष है उसमें 18 से नहीं ज्यादा भर सकते, यानी कहने का मतलब 2 और 8 ये तो रहेंगे और फिर ये डी रहेगा, और एफ के अंदर टोटल 32 से ज्यादा हम नहीं भर सकते। तो ये, और लेकिन वहां ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदर जो एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड है, इनकी अलग अलग कंडीशन आती है। तो थोड़ा सा अपन ये देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब कभी क्वेश्चन आता है हमें पहचानना होता है और हम कैसे इसको धीरे धीरे लर्न करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन, H, यहाँ 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है 1 है और 1 है। दूसरा हीलियम, He, 1s2, लिथियम, Li, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1 में आपको इसको शो करना है। चौथा बेरिलियम, Be, 1s2, 2s2। नंबर 5 बोरॉन, B, 1s2, 2s2। उसके बाद में 2p1, 2p1। तो 5 जब परमाणु को हमें भरना है तो पहले एस कक्ष में 2 पूरे हो गए, दूसरे एस कक्ष में भी 2 हो गए, और फिर जो दूसरे का पी कक्ष है वहां 1 पे जाएगा 2p1। उसके बाद में आता कार्बन, C, 1s2, 2s2, 2p2।
nitrogen and 1s2 2s2 2p3. Number 8 oxygen O 1s2 2s2 2p4. Number 9 fluorine F 1s2 2s2 2p5. Number 10 neon and E 1s2 2s2 2p6. यानी यहाँ तक आप देखिए कि हमारा जो दूसरा कक्ष है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं और दूसरे कक्ष में 8 हो गए, तो 8 और 2 10, यानी सेचुरेशन की ओर है कि संतृप्त रूप से रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमें जो है सोडियम से लेकर के आर्गन तक भरे जाएंगे। इलेवन सोडियम Na 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 12 magnesium Mg 1s2 2s2 2p6 3s2 2 to 4 and 12. Aluminium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. क्यों? एस कक्ष में 2 ही भरे जाते हैं, तो देखिए 2 2 4 6 10 तो 12 और 13, पी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। सिलिकॉन Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Phosphorus P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. 16 sulfur S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Chlorine Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5. Next argon Er 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 क्या कंप्लीट हो जाता है। ये नियोन पे आता है। अब इसके बाद आर्गन, ये गैस एक प्रकार की, तो इसपे आर्गन के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी कि 18 कंप्लीट हो जाते हैं, क्यों पी कक्ष जो है पूरा हो जाता है। तो पी कक्ष के बाद में सीधा 4s1 19 पोटेशियम K 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 और 4s1 20 कैल्शियम C1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। इस प्रकार से कैल्शियम जो 20 पे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस प्रकार से 20 तक हमारे होता है। उसके बाद 21 से ट्रांजिशन एलिमेंट प्रारंभ होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट प्रारंभ होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में डी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। संक्रमण तत्व, यहाँ पे क्या है, संक्रमण तत्व प्रारंभ हो जाता है। स्कैंडियम Sc, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 4s 3d1 4s2। 22 टाइटेनियम Ti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s। डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 23 वैनेडियम V 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। 24 क्रोमियम Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। मैग्नीज Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। 26 आयरन Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भरना 1 to 20 तक कंटिन्यू थे। उसके बाद जब ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वहाँ पे डी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से मूलभूत जो हमारा तथ्य है वो मजबूत होने चाहिए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो। और आपको ये क्लास यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करने का श्रम करें। धन्यवाद। ठीक है।